वहीं दूसरी तरफ नैन्सी की पूरी टीम आखिरकार मिशन पूरा करके होटल बिला पर पहुंच गई थी। सभी थके हुए थे, लेकिन कामयाबी की खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वहां पर सभी बॉडीगार्ड्स अपने अपने रूम में चले गए थे। सभी के लिए अलग अलग कमरे पहले से ही बुक हो चुके थे। जैसे ही सभी लिफ्ट की तरफ बढ़े, तान्या ने पीछे चल रहे अपनी ही सोच में गुम रोहन की तरफ देखा, जो कि मुंह लटकाए कहीं खोया हुआ दिखाई दे रहा था, जिससे वह धीरे धीरे से चल रहा था। उसे ऐसे देखकर तान्या ने मुंह बनाया और मजाकिया लहजे में बोली, ओए झिंगुर, अब किस लड़की के गंदे गंदे ख्याल अपने दिमाग में सोच रहा है, जो तुझे होश भी नहीं है। तू हमेशा सबसे आगे चलता है ना, फिर आज ये चींटी जैसी चाल क्यों चल रहा है? रोहन, जो पहले से ही थका हुआ था और अपने दिमाग में नैन्सी के बारे में ही सोच रहा था कि आखिरकार वह इतनी जल्दी से कहाँ चली गई, और उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे शक हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो जरूर हुई है। लेकिन जब उसने तान्या की कही हुई ये बात सुनी, तो उसकी आंखें अचानक से ही छोटी हो गई थी। उसने गुस्से के साथ कहा, छिपकली कहेगी, अपना ये सड़ा हुआ मुंह ना बंद रख, समझी? मैं कुछ इंपॉर्टेंट सोच रहा हूँ। हमेशा मैं डर्टी माइंडेड नहीं सोचता, समझ में आया? जिस पर तान्या ने रोहन की बात सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, ओहो, देखो तो, आज जीवन महाराज इंपॉर्टेंट चीजें सोच रहे हैं। वाह, क्या बात है, ये तो चमत्कार ही हो गया। इनकी इम्पोर्टेंट सोच के लिए इन्हें तो कोई ना कोई पुरस्कार तो जरूर ही मिलना चाहिए, या फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए, वह भी सुनहरे अक्षरों में, कि आज मिस्टर रोहन थोड़ी सी सीरियस हुए हैं। अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रोहन का चिढ़ा हुआ चेहरा देखकर वह और भी ज्यादा खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। जिस पर रोहन उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, हंस ले छिपकली, हंस ले। तेरे जैसे लोगों की जिंदगी में खुश होने के यही दो पल होते हैं, दूसरों की टांग खींचो और खुद को सुपरस्टार समझो। असल में कुछ करके दिखाने की तो औकात ही नहीं है, लेकिन दूसरों पर टोंट मारना अच्छे से आता है। उसकी बात सुनते ही तान्या ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान अभी भी बरकरार थी। उसने हल्की शरारत नजरों से रोहन की तरफ देखा और कहा, ओहो, इतनी जलन, लगता है मुझसे तेरा कोई पुराना हिसाब अधूरा रह गया है, तभी तो मेरी हंसी तुझसे देखी नहीं जा रही है। जिस पर रोहन चिढ़कर बोला, बकवास मत कर छिपकली, जब तेरे से मैं नहीं उलझ रहा, तो तू मेरे से क्यों उलझ रही? बेफालतू में लड़ने का शौक है क्या? इस पर तान्या ने झूठ मूठ की गंभीरता ओढ़ते हुए कहा, ना ना, मुझे कोई फालतू में लड़ना नहीं है। अरे महाराज, मैं तो बस आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगता है आज कुछ खास चल रहा है। इतनी गहरी सोच तो बस लड़कियों को लेकर ही सोचते हैं आप। जिस पर रोहन ने उसके मजाक को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि पीछे से युवराज की चिढ़ती हुई आवाज आ गई, अरे तुम दोनों ने लिफ्ट को बहस का अखाड़ा बना दिया क्या? चलोगे भी या फिर यहीं तीर चलाते रहोगे? क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा नींद आ रही है और मुझे चाहिए आराम, इसलिए तुम दोनों बाहर जाकर आराम से लड़ो, लेकिन रास्ता मत रोको। जिस पर तान्या ने मुड़कर युवराज की तरफ देखते हुए घूर कर कहा, क्यों भाई, हमें क्यों लड़ना है? हमें भी सोना होता है, हमें भी नींद चाहिए, लेकिन तुम्हें तो हमेशा जल्दी रहती है। थोड़ी सांस तो ले लो, अभी होटल है, रूम तो कहीं भागे जा रहा है, नहीं जा रहे ना, इसीलिए चिल करो। अगर ज़्यादा ही जल्दी है तो साइड से सीढ़ियाँ भी हैं, वहां से तुम जा सकते हो, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। यह सुनकर युवराज के हाथ में पकड़े बैग को थोड़ा ऊपर करते हुए गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, और मैं सीढ़ियों से क्यों जाऊं, मैं तो यहीं से जाऊंगा। जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने रूम में जाकर चैन से सोना है, और मुझे अच्छे से पता है तुम दोनों को तो लड़ने के लिए पूरी रात भी कम पड़ जाती है, तो तुम्हारे चक्कर में मैं यहाँ पर रात भर खड़ा तो नहीं रह सकता ना। यह सुनकर तान्या ने आंखें छोटी करते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अरे वाह, अब महाराज युवराज को सोने की इतनी जल्दी है, जैसे सुबह सूरज तुम्हारे जागने का इंतजार करेगा। सीढ़ियों को ऑफरिंग तो इसीलिए दिया था ताकि तुम थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हारा तो बस एक ही काम है, सभी को परेशान करो और फिर खुद आराम से जाकर सो जाओ। यह सुनकर युवराज ने उसकी बात से खींचते हुए कहा, अच्छा, अब मैं परेशान कर रहा हूँ? असल में तुम दोनों को झगड़ा देखकर लगता है कि मैं यहाँ रेसलिंग मैच देखने आया हूँ। अब समझा ये लिफ्ट क्यों धीमी चल रही है।
तुम्हारी नकारात्मक बातों की वजह से एनर्जी ने इसे भी थका दिया है। जिस पर रोहन, जो अब तक चुप था, अचानक बीच में बोल पड़ा, यार युवराज, तान्या से बहस में मत पड़ो। ये तो वैसे भी बिना लॉजिक की बात करती है, इसके पास दिमाग तो वैसे भी नहीं है। लेकिन अभी लिफ्ट को भी दोष दे देगी कि ये तेरे वजन से धीमी हो रही है। रोहन की बात सुनते ही तान्या ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओए झिंगुर, तेरे वजन पर बात की जाए तो लिफ्ट के ब्रेक डाउन का खतरा हो जाएगा। खुद पर ध्यान दे और मुझे ज्ञान मत दे, समझा। जिस पर युवराज ने थकावट से सिर पकड़ते हुए कहा, बस, तुम दोनों का यही काम है, हर जगह लड़ना झगड़ना। अब प्लीज मेरे सोने के सपने का बलिदान मत करो और जल्दी से रूम तक पहुंचने दो। लिफ्ट को बंद होने दो, साइड हटो जिससे दूसरे भी आ सके। जिस पर दोनों गुस्से में एक दूसरे को घूरते हुए साइड हो गए थे। उनके साइड होते ही युवराज और अंशुमन अंदर आ गए। उसके बाद कनिष्क भी अंदर आ गया था। उसके बाद तन टिया ने भी अपने हाथों में एक बड़ा सा सूटकेस लिया हुआ था, जिसे देखकर कनिष्क ने उस सूटकेस को टिया के हाथ से बिना कुछ कहे ही ले लिया, क्योंकि टिया ना सोने से काफी ज्यादा थकी हुई लग रही थी। वहीं जब टिया ने यह देखा तो वह अचानक से हैरान हो गई थी। वहीं यह देखकर तान्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने टिया को अपने कंधे से धक्का दिया और आंखें मटकाई, जिस पर टिया ने गुस्से से कहा, क्या है। जिस पर तान्या ने धीरे से कहा, लगता है किसी को काफी फिक्र है तुम्हारी। अभी तो बिना कुछ कहे सूटकेस ले लिया। जिस पर टिया ने तान्या को गुस्से से घूर कर कहा, अपने दिमाग में ये गंदगी पालना बंद करो, समझी। कुछ भी नहीं है हमारे बीच। लेकिन तान्या और ज्यादा मुस्कुराने लगी थी। उसकी हंसी से टिया अब चिढ़ गई थी। वहीं टिया ने गुस्से से घूर कर कनिष्क को देखते हुए कहा, ये कुछ ज्यादा ही उपकार नहीं करने लगा मुझ पर। सही में कुछ तो गड़बड़ है, वरना कोई इतना कैसे बदल सकता है, वो भी इतना ज्यादा। टिया अपने मन में यही सब कुछ सोचे जा रही थी और वह कनिष्क को घूर घूर कर देखने लगी थी। वहीं जब कनिष्क को इस बात का एहसास हुआ तो उसने अपनी नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख मार दी। यह देखकर तो टिया अचानक से हक्की बक्की ही रह गई थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि ये सच में कनिष्क है। उसने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कनिष्क को देखा तो वह अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर वह आगे की तरफ देखने लगा। उसका चेहरा वापस से सीरियस हो गया था, जैसे कि अभी कुछ भी हुआ ही नहीं था। वहीं यह देखकर टिया पूरी तरीके से हैरान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच में या फिर सिर्फ एक भ्रम। उसे आंखें मसल कर कनिष्क की तरफ देखा तो वह सच में वहां पर खड़ा हुआ था। वह उससे पूछना चाहती थी कि सच में उसे आंख मारी थी क्या, लेकिन इतने सारे लोगों को देखकर उसने इस वक्त चुप रहना ही ज्यादा सही समझा था। लेकिन उसके दिमाग में जैसे ख्याल ही दौड़े जा रहे थे। वहीं तान्या ने रोहन की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, वैसे झुंगर, तुम्हारी ये इम्पोर्टेंट सोच मुझे अभी भी नहीं पच रही है। सच बता, क्या सोच रहा है। जिस पर रोहन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, मेरी चीजों में दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है तुम्हें, और एक तुम्हारी ये जुबान बॉस के आते ही बंद करवा कर ही रहूंगा। यह सुनकर तान्या ने हंसते कहा, हाउ फनी। तभी अंशुमन ने लिफ्ट का बटन दबाते हुए कहा, तुम दोनों इतना शोर मचा रहे हो कि होटल वाले हमें बाहर निकाल कर फेंक देंगे, इसीलिए थोड़ा तो शांत रहो। जिस पर तान्या ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे अंशुमन भैया, आप हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते, थोड़ा मजाक भी कर लिया करो। जिस पर टिया ने तान्या के सर पर मारते हुए कहा, और तुम थोड़ी सी जुबान को बंद भी कर लिया करो। जिस पर तान्या ने मुंह बनाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और सभी लोग उस होटल के सबसे टॉप पर बने हुए अपार्टमेंट के अंदर चले गए। सभी सोफे पर बैठ गए थे। वहीं युवराज, जो पूरे समय शांत खड़ा हुआ था, एक सोफे पर गिरते हुए बोला, मैं सच में अब यहाँ पर चैन की नींद सोने वाला हूँ। अगर मुझे किसी ने भी उठाने की कोशिश की तो सबकी छुट्टी कर दूंगा, इसीलिए मुझे उठाने के बारे में सोचना भी मत। मैं तो बस सोने के लिए यहाँ आया हूँ। हाँ, सुबह उठकर तुम सबकी बहस का ऑडिशन जरूर लूंगा। जिस पर तान्या ने युवराज को घूरते कहा, तुम हमेशा सीन से गायब रहते हो, हर मिशन के बाद तुम ही सबसे पहले आराम मांगते हो। जिस पर युवराज ने आंखें बंद करते जवाब दिया,
थके हुए इंसान की दुआ मत रुको तान्या। और हाँ, रोहन को परेशान करना जारी रखो, मुझे बख्श दो। जिस पर सभी लोग मुस्कुराने लगे थे, वहीं तान्या काफी ज्यादा चिढ़ गई थी। अंत में सभी लोग सबसे पहले अपने अपने कमरों की तरफ बढ़े, लेकिन हंसी मजाक का सिलसिला चलता रहा था। कनिष्क अपने रूम का दरवाजा बंद करने ही वाला था कि तभी अचानक से टिया ने दरवाजे को पकड़ते हुए उसे रोक लिया। और उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन चेहरे पर हल्की सी झिझक भी बनी हुई थी। वहीं सामने टिया को देखकर कनिष्क ने चौंकने का नाटक किया और फिर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ मैडम, कोई काम है क्या? जिस पर टिया ने गुस्से भरे अंदाज में कहा, तुमने लिफ्ट में क्या किया था? कनिष्क, मुझे सब पता है, झूठ मत बोलो ना। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पर कनिष्क ने अपनी मुस्कान और भी गहरी करते हुए कहा, लिफ्ट में मैंने क्या किया? साफ साफ बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जिस पर टिया का चेहरा अब शर्म और गुस्से के मिले जुले भावों से लाल हो चुका था। उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम ऐसे अनजान मत बनो। मुझे पता है, तुमने मुझे देखा था। और वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही रुक गई थी, जैसे उसके शब्द कहीं गले में ही अटक गए हो। कनिष्क ने उसकी झिझक का पूरा मजा लेते हुए अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, मैंने देखा और फिर क्या किया, बताओ मुझे। फिर क्या किया मैंने? बल्कि मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं था। जिस पर टिया ने गुस्से से कहा, देखो कनिष्क, मेरे सामने अपना ये नाटक करना बंद करो और मुझे सच सच बताओ कि तुमने वो क्यों किया। जिस पर कनिष्क ने भी उसका पूरा मजा लेते हुए कहा, क्या आप बात को क्लियरली बोल सकती हैं, क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसलिए क्या आप सही सही बताएंगे कि मैंने आखिरकार किया क्या है? जिस पर टिया एक गहरी सांस लेते हुए आखिरकार गुस्से में कहा, क्या तुमने मुझे आंख मारी थी? यह सुनकर कनिष्क ने छोटी हैरानी से साथ तुरंत अपने माथे पर हाथ रखा और कहा, क्या मैंने तुम्हें आंख मारी? टिया, कहीं तुमने सपने में तो नहीं देख लिया ना? मैं ऐसा क्यों करूंगा? हे भगवान, तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? वह जानता था कि उसने ही ऐसा किया था, लेकिन उसे टिया को छेड़ने में बहुत मजा आ रहा था। टिया ने उसकी बात सुनकर अपना माथा पकड़ लिया था। वह अब असमंजस में थी कि क्या उसने सच में यही देखा था या यही उसकी गलतफहमी थी। कनिष्क ने मुस्कान छुपाने की पूरी कोशिश करते हुए उसका अच्छे से मजा लेते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शरीफ इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो? उसके इस तरीके से बोलने पर टिया गुस्से से और का ज्यादा खींच गई थी। उसने गुस्से से कहा, ओ प्लीज, शरीफ इंसान और वो भी तुम, ये तो सबसे बड़ा मजाक है, तुम सच में बोलोगे अब? जिस पर कनिष्क ने उसकी धमकी पर हंसते हुए कहा, मिस एंग्री बर्ड, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और आप मुझे जो धमकी दे रही हैं ना, उससे मुझे सच में डर लग रहा है। लेकिन सच कहूँ तो तुम गुस्से में और भी ज़्यादा प्यारी लगती हो। लिफ्ट में ऐसा कुछ भी हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि तुम्हारे शक ने मेरी रात बना दी। जिस पर टिया ने खींचकर कहा, तुम? जिस पर कनिष्क ने गुस्से के साथ कहा, सपने देखना बंद करो और जाकर अपने कमरे में सो जाओ, समझे तुम? और मुझे भी सोने दो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ, समझे तुम? जिस पर टिया काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सच क्या है और गलत क्या है। वह सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। वह उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन ही नहीं थे। लेकिन फिर से उसे अपने आप पर ही शक होने लगा कि वह कनिष्क के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती थी। वह अपनी सोच पर खोई हुई वहां से जाने लगी थी कि तभी अचानक से कनिष्क ने उसे रोकते हुए कहा, अरे सुनो एंग्री बर्ड। उसके मुंह से एंग्री बर्ड सुनकर टिया ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, टिया नाम है मेरा, कोई एंग्री बर्ड नहीं, समझे तुम? जिस पर कनिष्क ने मुस्कुरा दिया, ये तो जो तुम्हारी नाक पर हर वक्त गुस्सा रहता ना, और ये जो तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है ना, सच में मुझे एंग्री बर्ड ही लग रही हो। बहुत ज़्यादा क्यूट, इसलिए तुम्हारे ऊपर एंग्री बर्ड नाम बहुत ज़्यादा सूट करता है। यह कहते हुए उसने अब वापस से अपनी आंख मार दी थी और फिर उसने दरवाजा अचानक से बंद कर दिया था। वहीं टिया कुछ भी समझ ही नहीं पाई थी। वह उसकी बात को समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक से उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने वापस से उसे आंख मारी थी। यह सोचकर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया था, यानी कि वह सच था। उसकी कोई गलतफहमी नहीं थी, वह बस उसे पागल बना रहा था इतनी देर से। यह सोचकर वह गुस्से से आग बबूला हो गई थी और उसने गुस्से से जाकर
उसके दरवाजे पर लात मारी और गुस्से से बोली, यू बास्टर्ड, तुम बाहर आओ, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। लेकिन वही कमरे के अंदर कनिष्क दरवाजे से सटकर खड़ा होकर बस मुस्कुरा रहा था और फिर वह उसके गुस्से को इग्नोर करता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। वहीं टिया काफी देर तक गुस्सा करती रही और फिर वह वहां से अपने पैर पटकते हुए अपने रूम की तरफ चली गई थी। वहीं युवराज तो अपने कमरे में पहुंचते ही अपनी चैन की नींद लेने के लिए सो गया था। वहीं रोहन अपने फोन में लग गया था और तान्या भी फोन में लगी हुई थी। वहीं अंशुमन जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, उसके कदम वहीं पर रुक गए थे। उसकी आंखें सामने की दृश्य पर जम सी गई थी। वहां कमरे के बीचों बीच उसकी पत्नी रोज खड़ी थी, उसकी हर गुलाबी रंग की ड्रेस में उसकी मासूम मुस्कान और खूबसूरत रंग लग रही थी। अंजुमन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें एक बार बंद की और फिर मसलते हुए उन्हें खोला, लेकिन रोज अब भी वहीं खड़ी थी, उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। अंजुमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में अचानक नमी आ गई। उसने कांपते हुए अपने कदम बढ़ाए और लगभग दौड़ते हुए रोज के पास पहुंचा। रोज, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा। यही नाम उसने प्यार से अपनी पत्नी को दिया था। रोज की आंखों में भी उसे देखकर आंसू झलक आए और वह कुछ कहती इससे पहले ही अंशुमन ने उसे कसकर अपने गले से लगा लिया और उसके बाहों को वह सुरक्षा कवच, वह अपनापन जिसे वह इतने समय से तरस रही थी, आज उसे महसूस हो रहा था। तुम सच में हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया था, कितना ज्यादा याद किया था, तुम्हें इस चीज का अंदाजा भी नहीं है, अंशुमन ने रोते हुए कहा था। रोज ने भी उसकी पीठ थपथपाते हुए अपनी सिसकियों को रोकते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया अंशुमन। मैं हर दिन तुम्हारे बिना अधूरी महसूस करती थी। अंशुमन ने थोड़ा पीछे हटते हुए उसकी आंखों में देखा। उसकी उंगलियां रोज के गालों पर ठहरी जहां आंसू बह रहे थे। उसने हल्के से उसके गालों को चूमा और फिर बिना सोचे समझे उसके होठों पर प्यार से चूम लिया, जिससे दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगे थे। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे थे। फिर उसने उसे गले लगाते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? जिस पर रोज ने अपनी सिसकियों को रोकते हुए कहा, कुछ लोग लाए थे काले कपड़ों में, उन्होंने कहा तुम्हारे पास ले जा रहे हैं और मैं आ गई। अंशुमन ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और वह समझ गया कि यह जरूर नैन्सी का ही काम हो सकता है, जिससे उसके दिल में नैन्सी के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इस समय उसकी चिंता बस उसकी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे के लिए थी। उसने रोज की कमर के पास अपना हाथ रखा और महसूस किया कि उसका पेट थोड़ा उभरा हुआ है। उसने हल्के से पूछा, ये हमारा बच्चा है ना? वो ठीक है ना? रोज ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। अंशुमन ने आंखों में भावनाओं का सैलाब आ गया था। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और अपना चेहरा रोज के पेट के पास ले जाकर आंसुओं से भीगते हुए बोला, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे और हमारे बच्चे को समय पर सुरक्षित नहीं कर सका, लेकिन अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रोज ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, तुम मेरे साथ हो, बस नहीं काफी है। अंशुमन ने उसके पेट को चूमते हुए अपने आंसुओं को पोंछा और फिर खड़े होकर उसे फिर से गले से लगा लिया था और वह लोग आपस में काफी ज्यादा बातचीत करने लगे थे। रात के 10 बज चुके थे। रोहन, तान्या, कनिष्क, टिया, अंशुमन और उसकी पत्नी रोज एक कमरे में बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ही बनी हुई थी। राहत और हंसी मजाक का माहौल बना हुआ था। अंशुमन अपनी पत्नी रोज के साथ काफी ज्यादा खुश था। वह बार बार उसकी तरफ देखता और मुस्कुराता, जैसे उसकी पूरी दुनिया वही हो। रोज भी सभी के साथ बातचीत में घुल मिल गई थी और सब उसकी सादगी और मासूमियत सबको आकर्षित कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ युवराज अभी भी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। वह तो किसी भी हलचल से बेखबर था, जैसे दुनिया चाहे उथल पुथल कर ले, उसे तो बस अपने तकिए से ही मतलब था। बातों बातों में कब रात के 11 बज गए किसी को भी पता ही नहीं चला था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे ही सभी के चेहरों की हल्की हल्की चिंता की लकीरें उभरने लगी थी, क्योंकि उन्हें नैन्सी का कुछ भी अता पता नहीं था। उसने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया था और ना ही कॉल किया था कि वह कहाँ है। उसकी गैर मौजूदगी अब जैसे सभी को खटकने सी लगी थी। रोहन ने अपनी कुर्सी पर झटके से बैठते हुए कहा, ये बॉस हर बार ऐसे गायब होती हैं जैसे कि वो मिस्टर इंडिया हो। कोई खबर नहीं, कोई मैसेज नहीं, आखिर कहाँ गई होंगी? तान्या, जो अपनी कॉफी खत्म कर चुकी थी, उसने गहरी सांस लेते कहा, उनका फोन बंद है।
इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बॉस होकर भी इतनी लापरवाही करती है ना। बॉस सच में। टिया जो थोड़ी परेशान लग रही थी बोली, मुझे उनकी चिंता हो रही है, हमें लगता है हमें ढूंढना चाहिए। कनिष्क ने तुरंत बात को संभालते हुए टिया के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते कहा, तुम इतनी जल्दी से टेंशन क्यों ले रही हो? दी कोई बच्ची नहीं है, वह जहाँ भी होंगी बिल्कुल ठीक होंगी। टिया जो अब तक खामोश थी, उसकी आंखों में हल्की चिंता की भाव लिए हुई थी। उसने कनिष्क की बात सुनकर सिर हिला दिया लेकिन कुछ कहा नहीं। रोहन जो थोड़ा अधीर हो चुका था, अपनी अंगुलियों को टेबल पर हल्की थपाते हुए बोला, मैं कहता हूँ ये सब एक ड्रामा है। बॉस हमेशा की तरह हमें चिंता में डालने की एक और तरीका निकाल कर गायब हो गई हैं। हो सकता है कि वह किसी नए मिशन की तैयारी कर रही हूँ। अंशुमन जो अब तक चुपचाप बैठा था, रोज की तरफ देखकर मुस्कुरा और बोला, हो सकता है। सबकी बातें सुनकर माहौल थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर सभी को नैन्सी की फिक्र हो रही थी। कनिष्क जो चुपचाप अपना फोन उठाया और नैन्सी के नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी बंद आ रहा था। जैसे उसने किसी को मैसेज किया और उससे बातें करने लगा। तान्या ने हाथ में चाय का कप घुमाते हुए कहा, देखो अगर वह सुबह तक नहीं आई तो हमें खुद उनकी तलाश में जाना पड़ेगा। जिस पर रोहन ने ठहाका मारते कहा, और अगर वह अचानक से सामने आकर कहे कि नया मिशन है तो? क्योंकि बॉस को वॉर करने का इतना शौक है ना कि पूछो ही मत। वो कब कौन सा वॉर ले आया पता ही नहीं चलता। सभी ने उसकी बात पर हल्के से हंस दिया था, लेकिन उससे उसके चेहरे पर चिंता छिपी नहीं थी। रात के सन्नाटे में नैन्सी की गैर मौजूदगी सभी को बेचैन कर रही थी। फिर भी उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की कि नैन्सी जहाँ भी होगी सुरक्षित होगी। वहीं दूसरी तरफ सुबह का वक्त, नैन्सी की पलकों ने हलचल की और उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन खिड़की से आधी तेज धूप ने उसकी आंखों को चौंधिया दिया, जैसे वह तुरंत उसे बंद करने में मजबूर हो गई थी। कुछ पलों के लिए वह वैसे ही लेटी रही, अपने विचारों में संभालने की कोशिश करती रही। उसका शरीर थका हुआ और कमजोर महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने धीरे धीरे अपनी आंखें दोबारा खोली, उसके आसपास का दृश्य उसे पूरी तरीके से चौंका देने वाला था। ये कोई अस्पताल का कमरा नहीं था, ना कोई आदित्य था, ना कोई परिचित चेहरा। सामने सफेद दीवारों वाला एक अजनबी सा कमरा था। वह तुरंत उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने शरीर को हिलाने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि उसके शरीर में केवल एक सफेद कंबल लिपटा हुआ था। उसके अलावा उसके शरीर में कोई और कपड़े ही नहीं थे। उसके सारे कपड़े गायब थे। इस एहसास से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? उसने खुद में बड़बड़ाया। उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों ही थे। घबराहट में उसने जल्दी से खड़े होने की कोशिश की, लेकिन अचानक वह बिस्तर पर वापस से गिर गई। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, और जब उसने देखा कि उसके दोनों हाथों को मेंटल के हैंडकप से बिस्तर के किनारों पर बांधा गया है, उसकी आंखें सांसें तेज हो गईं। उसने घबरा कर अपने चारों ओर देखा। कमरा पूरी तरह से सफेद था। दीवारें, फर्श, छत, सब कुछ किसी अस्पताल जैसा साफ सुथरा था, लेकिन इसमें कुछ और ही अजीबोगरीब बात थी। उसने खिड़की की ओर नजर घुमाई। खिड़की के पार केवल पानी था, दूर दूर तक फैला हुआ विशाल समंदर। कोई जमीन नहीं, कोई जहाज नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अनंत समुद्र। यह मैं कहाँ हूँ? उसने खुद से पूछा। उसकी आवाज में अब हैरानी और बेचैनी थी। वह जोर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसके गले में ही अटक गई थी। वह बेबस महसूस कर रही थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसकी आंखों में गुस्सा और घबराहट दोनों उभर आए थे। आखिरकार मुझे यहाँ लाया कौन और क्यों? उसने हाथों को जकड़कर हैंडकप खोलने की कोशिश की, लेकिन मेंटल की कड़ियाँ इतनी मजबूत थी कि उसकी कोशिशें बेकार साबित हुई। खिड़की से आती हल्की समुद्र हवा, पानी की लहरों की आवाज कमरे में अजीब सन्नाटे को तोड़ रही थी, लेकिन यह सन्नाटा नैन्सी के अंदर उठ रहे सवालों के शोर को शांत नहीं कर पा रहा था। उसकी नज़र कमरे में इधर उधर घूमी। वहाँ कोई फर्नीचर नहीं था, बस वह सफ़ेद दीवार, खिड़की और कमरे में कोने में एक छोटी सी मेज थी जिस पर कुछ अजनबी उपकरण रखे हुए थे। उसने अपनी आवाज़ को काबू में करते हुए जोर से कहा, कोई है? सुन सकता है यहाँ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से कोशिश की, आखिरकार तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो मुझसे? क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पर? उसकी आवाज़ का जवाब सन्नाटे ने दिया। इस बार उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ डर भी जरा साथ लगने लगा था। मैं सोचने लगी, आखिर ये सब कैसे हुआ?
आखिर इस चीज़ को उसे याद थी। वह अस्पताल का कमरा था, वहाँ आदित्य था, उसका साथ था, और अब यहाँ इस अजनबी कमरे में कैसे पहुंच गई। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, उसकी सांसें तेज हो रही थी, उसका दिल बार बार इस डरावनी स्थिति को लेकर धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोचे। उसने खिड़की से समुद्र को देखा और धीरे से कहा, ये जगह तो किसी जहाज पर लगती है, लेकिन मैं आई कैसे? और आदित्य वो कहाँ है? वह सही तो है? नैन्सी अब और भी ज्यादा सतर्क हो चुकी थी। उसके अंदर सवालों का जैसे तूफान उमड़ रहा था। यह रहस्यमय जगह, ये बेड़ियाँ और समुद्र के ये अनंत विस्तार विस्तार, यह सब उसे असहाय उलझन में डाल रहा था। लेकिन नैन्सी ने खुद को संभालने की कोशिश की और इधर उधर देखकर सब कुछ खुद को कमजोर महसूस नहीं होने दिया। उसकी आंखों में अब डर, गम और गुस्से की लहर तेज थी। वह जानती थी कि उसे इस स्थिति से निकलने के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि जो भी यह कर रहा है वह उसका सामना करेगी। तो मैं मुझसे खेलना भारी पड़ेगा। उसने दांत भींचकर बुदबुदाया, लेकिन कमरे में बस खामोशी थी। तो कहाँ है नैन्सी? और आगे स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच इस स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।